हेलो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई कहे कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमें दिखते हैं मैप पे, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह इकट्ठे हुए पड़े थे और अभी भी ये कॉन्टिनेंट्स लगातार मूव कर रहे हैं और मूव करते करते दोबारा ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह दोबारा से एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या आप बिलीव करोगे? लेकिन यस, सीरियसली एक जोग्राफर था 1912 में। इस जोग्राफर ने अपनी इस बात को एक थ्योरी के बेसिस पे प्रूव किया था या प्रूव करने की कोशिश किया था। उसको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को अभी लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एल्फ्रेड वेगनर नाम का एक जर्मन बॉटनिस्ट था और बेसिकली इसने 1912 में एक बुक को लिखा है जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस बुक को इतना ज्यादा इंपैक्टफुल बुक थी ये कि ये समझो कि आप वर्ल्ड में कई सारी दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुई थी, इंक्लूडिंग संस्कृत ऑल्सो। अब इस बुक में ये जोग्राफर कहता क्या है? ये कहता है कि हमारे वर्ल्ड में ये जितने भी हम कॉन्टिनेंट्स आज देख रहे हैं, इस सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स दरअसल एक ही जगह इकट्ठा होकर आपस में जुड़े हुए थे। दे वर क्लब्ड टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट, जिसको इसने नाम दिया पेंजिया। इस पेंजिया को बेसिकली इसने बोला कि इस पेंजिया के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ओशन था जिसको इसने नाम दिया पैंथालासा। फिर बोलता है ये कि कार्बोनिफेरस पीरियड में कि ये जो पेंजिया है इसमें क्रैक डेवलप होता है सेंटर पे और यहाँ पे एक वाटर जो पैंथालासा का है वो सारा एंटर कर जाता है, जिससे एक सी बन जाता है तैथिस सी। दोस्तों, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो मेडिटेरेनियन सी है, जो कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है या फिर जो पेंगोंगसो लेक जो हमें यहाँ इंडिया में देखने को मिलती है, ये सारे बेसिकली इसी तैथिस सी के ही रेमिनेंट्स है, इसी के रेजिडुअल पार्ट्स है। फिर बात यही नहीं रुकती है, इसने बोलता है कि ये जो पेंजिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट होता है नॉर्दर्न साइड में जाता है जिसको बोला इसने लॉरेशिया। इस लॉरेशियन लैंड में आज के जमाने का जो नॉर्थ अमेरिका है और जो एशिया है, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ये सारा पार्ट इसमें इंक्लूडेड था, एक्सक्लूडिंग इंडियन पार्ट। इसी तरीके से इसका जो सदर्न पार्ट गया था, इसको इसने नाम दिया था गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट का जो हमारा अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडियन पेनिनसुला, साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये सब पार्ट जो था बेसिकली इट वाज कंप्राइजिंग द गोंडवाना लैंड। दोस्तों, बात यही नहीं रुकती, ये बोलता है कि समय के साथ साथ आगे दोबारा से ये जो लैंड पार्ट्स थे, लॉरेशिया लैंड पार्ट प्लस गोंडवाना लैंड पार्ट, ये दोबारा से ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं और ब्रेक होते होते ही सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और आज जो हम वर्ल्ड मैप पे जो प्रेजेंट अरेंजमेंट देखते हैं कॉन्टिनेंट्स का, वो इमर्ज होता है। इसने एक चीज और ऐड करा इसमें कि ये जो कॉन्टिनेंट्स इस तरह से आपस में जुड़े हुए थे, क्लब थे, देन दे गॉट सेपरेटेड और आगे जाके दोबारा आपस में क्लब हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये बेसिकली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स अभी दूर गए हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब वापस दोबारा एक कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, दोबारा से क्लब हो जाएंगे। उसको बोला कंटिन्यूअस साइकिल है ये। अब इसने जब इस बात को बोला तो बहुत सारे लोगों को एकदम से लगा कि यार ये क्या ही बोल रहा है, एकदम ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली इससे बोला लोगों ने कि अच्छा काम करो, क्या एविडेंस क्या तुम्हारे पास, क्या एविडेंस, आखिर किस बेसिस पे बोल रहे हो कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये आपस में क्लब थे, देन ये दे मूव्ड अपार्ट, क्या एविडेंस क्या आपके पास? तो जब एविडेंस की बात आती है तो एविडेंस में सबसे पहले एविडेंस देता है, उसको इसने नाम दिया जक्सटापोज, या सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं जिगसॉ फिट। इसने बोला कि अगर आप कई सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर आप देखोगे तो उनकी जो कोस्ट लाइन है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि जैसे ही उनको आप पास में लेके आते हो वो आपस में इजीली लॉक हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए इसने दिया कि ब्राजील का ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, तो इनको जैसे ही आप क्लोज लाओगे ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में आसानी से इंटरलॉक हो जाएंगे, जैसे एक सिंगल पेज के दो फटे हुए पार्ट है। इसने ऐसे कई सारे कॉन्टिनेंट्स में ऐसी सिमिलरिटी दिखाई कि अगर इन सारों को एक पास लेके आते हो तो सारे के सारे आपस में इजीली क्लब हो जाएंगे। लेकिन इतना सफिशिएंट तो नहीं था। इसने पूछा और क्या एविडेंस है यार? तो इसने कहा कि अच्छा देखो, दूसरा एविडेंस ये है, प्लासर डिपॉजिट्स का इसने एग्जांपल दिया। इसने बोला प्लासर डिपॉजिट्स, वेस्टर्न जो हमारा अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है वहां पर बहुत सारी गोल्ड डिपॉजिट्स है, गोल्ड रिजर्व्स है। प्लासर डिपॉजिट दरअसल होता क्या है, कोई रिवर ऐसी जगह से बहती हो रही है जहां पे कोई गोल्ड रिजर्व है, तो ये गोल्ड के माइन्यूट पार्टिकल्स को भी इरोजन के साथ अपने साथ ले आती है और उस रिवर वैली की साइडों में जो भी जहां पे गैप्स होते हैं छोटे छोटे, वहां पे इसको भर देती है। तो ऐसे डिपॉजिट्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं प्लासर डिपॉजिट्स। इसने बोला कि देखिए कि वेस्टर्न कोस्ट पर अफ्रीका के कई सारे गोल्ड रिजर्व्स है बड़ी बड़ी, लेकिन प्लासर डिपॉजिट्स जो है वो हमें मिल रहे हैं कहां पर? साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे मिल रहे हैं। तो ये इसने सिमिलरिटी दिखाया। तीसरा इसने बोला कि बहुत सारे मैरीन ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे मैमल्स, बेसिकली बहुत सारे मैमल्स जिसमें डायनासोर फैमिली के मैमल्स भी शामिल थे, ये सारे मैमल्स के जो फॉसिल्स है वो वर्ल्ड में कॉमनली कई जगह मिलती है। उनके फॉसिल्स आपको अफ्रीका में भी मिलेंगे, उनके फॉसिल्स आपको इंडिया में भी मिलेंगे, उनके फॉसिल्स एंटार्क्टिका में भी मिलेंगे, उनके फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका में भी मिलेंगे।
So how it could be possible for such large animals to swim for thousands of kilometers? क्योंकि ये सारे कॉन्टिनेंट्स तो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर लोकेटेड है, हजारों किलोमीटर इनके बीच में डिफरेंस है और ओशियन से सेपरेटेड है। तो ओशियंस में तैर तैर के इतनी कॉमनली इतने सारे स्पीशीज कैसे पहुंच सकते हैं इतने दूर दूर तक? तो बेसिकली इसने बोला कि ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पे आपस में जुड़े हुए होंगे, और ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये जो एनिमल्स थे, ये इजीली दे वर फ्री टू रोम अक्रॉस द एंटायर कॉर्नर ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स। साथ के साथ इसने बोला कि यहाँ पे कुछ वेजिटेशंस भी है, जैसे ग्लोसोप्टेरिस। इसलिए ये जो पर्टिकुलर वेजिटेशन है ये एक ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, और ट्रॉपिकल वेजिटेशन तो हमें इक्वेटर के आसपास ही मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी वेजिटेशंस के फॉसिल्स जो है अंटार्कटिका में मिल रहे हैं, आर्कटिक रीजन में मिल रहे हैं। सो हाउ इट कुड बी पॉसिबल? तो ये एक अलार्मिंग, ये एक ट्रिगर बेसिकली हम कह सकते था कि जिन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि हाँ यार ये बंदा बात तो सही कह रहा है। ही डिडंट स्टॉप हियर ओनली, इसने बोला कि जैसा रॉक स्ट्रक्चर साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे मिलता है, वैसे ही रॉक स्ट्रक्चर हमें मिलता है अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे। ऐसे ही इसने बोला कि जैसा स्ट्रक्चर हमें इंडिया में मिल रहा है वैसे स्ट्रक्चर हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी इसने जो है एक बहुत ही साइंटिफिक हम कह सकते हैं एक रीजन दिया कि भाई ये कॉन्टिनेंट्स में सिमिलैरिटी है, कॉन्टिनेंट्स एक ही लैंड पार्ट के पार्ट रहे होंगे सारे के सारे। ये यहीं पे नहीं रुका, इसने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस भी दिए। बायोलॉजिकल एविडेंस इसने ये दिया कि बहुत सारे जो लेमिंग्स जो बेसिकली स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं, ये लेमिंग बेसिकली रैट फैमिली से बिलोंग करता है, और ये लेमिंग की स्पीशीज हजारों की क्वांटिटी में ये एक पर्टिकुलर सीजन में दे जंप ऑफ इनटू द ओशियन इन द अटलांटिक ओशियन। तो इसको जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो जूलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो लेमिंग है वो बेसिकली करते हैं मास सुसाइड, क्योंकि विंटर सीजन आ जाता है, फूड की लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, तो लेमिंग्स क्या करते हैं अपनी नई जनरेशंस को सरवाइव कराने के लिए, पुरानी जनरेशन के लेमिंग्स दे जस्ट कमिट मास सुसाइड। लेकिन यहाँ पे वैगनर जस्ट जंप इनटू इट, और इसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि लेमिंग्स कोई मास सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली हुआ ये है कि जो लेमिंग्स है इनके डीएनए में ये लोकेशन शेयर्ड है कि इस लोकेशन से थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे ग्रीनलैंड है। तो ये बेसिकली जो जंप कर रहे हैं अटलांटिक ओशन में, दे आर जंपिंग इन ऑर्डर फॉर देयर क्वेस्ट टू सर्च द ग्रीनलैंड। तो ऐसे इसने कई सारे एविडेंसेस दिए, इसने ग्लेशियल एविडेंस भी दिए। इसने दिखाया कि वर्ल्ड के कई सारे एरियाज है जहां पे सेम टाइम पे ग्लेशियर से कवरेज हुई थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसके जब एविडेंसेस लोगों के सामने आए तो लोगों को लगा कि हाँ यस इट्स क्वाइट कन्विंसिंग, इट्स क्वाइट रिलायबल, ठीक है बात सही है। बट अगेन सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई अगर ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे तो ये एक दूसरे से दूर कैसे हो गए? What is the force responsible for the rifting and drifting of these continents? ये कैसे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर गए? आखिर रीजन क्या होगा इसका? तो जहां पर जैसे ही ये रीजन देता है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे क्यों ब्रेक हुए, क्यों ये ड्रिफ्ट हुए, वहीं पे इसकी थ्योरी को बहुत क्रिटिसिज्म मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसने पहला रीजन दिया कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है बेसिकली दे हैव गॉट ड्रिफ्टेड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। मून की और सन की ग्रेविटी लग रही है, उसकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स है ब्रेक हो गए हैं। एंड दूसरा रीजन इसने दिया कि जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है उसकी वजह से, उस रोटेशनल फोर्स की वजह से ये कॉन्टिनेंट्स फर्दर दूर दूर खिसकते चले गए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही इसने ये दो रीजन देता है इसकी थ्योरी को बहुत क्रिटिसिज्म मिलना ही था, क्योंकि दोनों ही रीजन प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं। इमेजिन करिए कि हमारी अर्थ पर सन की और मून की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से लग रही है कि वो कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक कर देगा। अगर ऐसा होगा तो अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेट कर पाएगी। अर्थ विल नॉट बी एबल टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। और दूसरी चीज ये होती है कि इसने बोला कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स थे ये वापस दोबारा से टूटना स्टार्ट होते हैं। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर जो है ये अर्थ के रोटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये भी पॉसिबिलिटी से दूर लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी अर्थ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाती। जितनी आसानी से मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद नहीं कर पाता, और जितने आप कंफर्टेबली आप इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो भी नहीं हो पाता। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसको लोगों ने बोला कि यार गजब टोपीबाज आदमी है, गजब टोपीबाज आदमी जानबूझ के ऐसे एविडेंसेस को चुन के लाया है जो इसकी थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं, और ऐसे एविडेंसेस को चुन कर रहा है जिसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते। अब लेमिंग अगर समुद्र में कूद रहा है तो इसको लेमिंग से आप पूछ नहीं सकते ना कि भाई वहां पे ग्रीनलैंड जा रहा है कि कहाँ जा रहा है।
तो बेसिकली क्या हुआ कि इसको बोला ब्रदर टोपीबाज आदमी है, जानबूझ के ऐसे एविडेंस लाया है जो इसकी थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं और इमीडिएटली इसने उस सब चीजों को इग्नोर मार दिया है जो इसकी थ्योरी के कॉन्ट्राडिक्शन में। इससे पहले कि वैगनर अपनी थ्योरी में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाता, कुछ किस तरह का एडिशन कर पाता, वैगनर की ग्रीनलैंड में डेथ हो जाती है। और जब इसकी ग्रीनलैंड में डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही क्या होता है, इसकी थ्योरी पे डिस्कशन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे जोग्राफर्स थे जो इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके फॉलोअर्स भी बन जाते हैं कि दे वर कन्विंस्ड कि हाँ जो एविडेंस है दे आर क्वाइट कन्विंसिंग बट द पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोर्स, तो चलो हम कोशिश करते हैं कि किस फोर्स की वजह से ऐसा हुआ होगा। और दोस्तों यही वो पॉइंट था जब बेसिकली ज्योग्राफी के फील्ड में कई सारी नई थ्योरीज का एडवेंट होना स्टार्ट होता है। और इसमें जब एक थ्योरी आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो वैगनर के सारे जितने डिस्क्रिपेंसीज थी इसकी थ्योरी में वो सब वहां से डिलीट कर देती है, उसको एलिमिनेट कर देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, सीरीज में आगे और दूसरी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।